अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, लेकिन इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां सिर्फ सियासत ही नहीं, मईशत, टेक्नोलॉजी, कौमी सलामती और आलमी क़यादत सब कुछ एक साथ इम्तिहान में आपको दिखाई देगा। अमेरिका वाकई एक नए दौर में दाखिल हो रहा है या फिर वो अपनी ही पॉलिसीज के बोझ तले दबने लगा है। अमेरिका एक बार फिर मुकम्मल तौर पर कदामत पसंद समत इख्तियार करेगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अमेरिकी सियासत का पहिया मुस्तकिल तौर पर एक नई समत मुड़ चुका हो। जिस मेगा व्यू को सियासी इनकलाब करार दिया जा रहा था वो अब पहले जैसी ताकत के साथ दिखाई नहीं देती। गुज़श्ता 2 बरसों में मसनूई ज़हानत को ऐसे पेश किया गया जैसे अब इंसान की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, लेकिन इस वक्त एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां सिर्फ सियासत ही नहीं, मईशत, टेक्नोलॉजी, कौमी सलामती और आलमी क़यादत सब कुछ एक साथ इम्तिहान में आपको दिखाई देगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद जिसने अमेरिका का ख्वाब दिखाया गया वो धुंधलाता नजर आ रहा है। दूसरी जानिब मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान का मुतबादिल करार देने वाले दावे भी सवालात की जद में हैं। और अब अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों के अंदर ऐसा इख्तलाफ सामने आ गया जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया मशीनरी की अंदरूनी कशमकश को भी बेनकाब कर दिया है। तो क्या अमरीका वाकई एक नए दौर में दाखिल हो रहा है या फिर वो अपनी ही पॉलिसीज़ के बोझ तले दबने लगा है? दोस्तों, आज की इस नशिस्त के अंदर इन 3 बड़ी कहानियों को जोड़कर पूरी तस्वीर आपके सामने रखेंगे। सिर्फ 1.5 बरस पहले दुनिया का मंजर कुछ और था। 2024 के सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद मगरबी मीडिया, सियासी तज्जियाकार और बड़ी सरमायाकार कंपनियां एक ही बात दोहरा रही थी, वाइब शिफ्ट, यानी अमेरिका का मिजाज बदल चुका है। कहा जा रहा था कि लिबरल सियासत का दौर खत्म हो रहा है, सरहदें सख्त होंगी, गैर कानूनी इमिग्रेशन रुक जाएगी, सरमायादारी पहले से ज्यादा ताकतवर होगी, रवायती खानदान की जो अकदार हैं वो वापस आएंगे और अमेरिका एक बार फिर मुकम्मल तौर पर कदामत पसंद समत इख्तियार करेगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अमेरिकी सियासत का पहिया मुस्तकिल तौर पर एक नई समत मुड़ चुका हो। लेकिन दोस्तों, सियासत में मुस्तकिल सिर्फ तब्दीली होती है और आज सिर्फ 18 माह के बाद वही अमेरिका एक बार फिर बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। दोस्तों, रायमा के ताज़ा जायजे बताते हैं कि सदर ट्रंप की मकबूलियत मुसलसल कम हो रही है। नौजवान वोटर्स, स्याफाम, अमरीकी हस्पानवी कम्युनिटी, हत्ता के आज़ाद वोटर्स भी पहले की निस्बत ज़्यादा फासले पर आपको दिखाई देंगे। और वही सदर जिन्हें नाकाबिल शिकस्त करार दिया जा रहा था। और यहाँ तक दोस्तों बातें हुई कि अमरीका की तारीख में पहली मरतबा डोनाल्ड ट्रंप तीसरी बार सदारत की कुर्सी पर बैठेंगे और अगर इन्हें आइन के अंदर तब्दीली करनी पड़ी तो ये भी किया जाएगा। लेकिन एकदम से पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील हो गया। आज महंगाई, तजारती महसूलात, इमिग्रेशन पॉलिसीज और खारजा फैसलों पर सख्त तनकीद का सामना कर रहे हैं। ईरान के साथ कशीदगी ने जंग मुखालिफ बयानी को कमज़ोर किया। सख्त इमिग्रेशन कार्रवाइयों ने गैर जानिबदार वोटर्स की भी अगर ये कहा जाए कि बेचैनी में इजाफा किया तो दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और माशी वादे अवामी तवक्कात के मुताबिक पूरे ना हो सके, यानी जिस मेगा व्यू को सियासी इनकलाब करार दिया जा रहा था वो अब पहले जैसी ताकत के साथ दिखाई नहीं देती। दोस्तों, यहाँ एक सवाल ज़रूर पैदा होता है कि क्या 2024 में वाकई अमेरिका बदल गया था या सिर्फ एक सियासी तासुर को हकीकत से ज़्यादा बड़ा बनाकर पेश किया गया। कई माहिरीन का कहना है कि इंतखाबी नताइज को अक्सर मुस्तकिल अवामी सोच समझ लिया जाता है, हालांकि वोटर का फैसला हर वक्त बदलता रहता है। इसीलिए अमेरिका में आज फिर वही बहस जिंदा हो चुकी कि असल ताकत किसी एक सियासी जमात के पास नहीं बल्कि अवाम के बदलते हुए मिजाज के पास है। मैं आपको ना इसके एक और एग्जांपल भी देता हूँ कि आपने ना स्विंग स्टेट्स का कॉन्सेप्ट सुना होगा। हर इंतखाब के अंदर जो स्विंग स्टेट्स हैं ना पूरे इंतखाबात के नताइज को बदल देती हैं। ठीक है, एक बात ये। दूसरी चीज़, बरतानिया की सियासत को आप अपने सामने रखें। एक गलत फैसला इराक जंग का, लेबर पार्टी की सियासत कई दहाइयों तो ख़त्म हो गई और आने वाले अगले सालों के अंदर हमने टोरी गवर्नमेंट को यानी कंजर्वेटिव्स जो मौजूदा जो लास्ट आपके इलेक्शन हुए ब्रेग्जिट के टाइम पर और जिस तरह से उनकी पॉलिसीज़ और जो नताइज निकले वो आपके सामने हैं। और फिर एक शिफ्ट आया और फिर इस शिफ्ट का जो नतीजा था वो फौरी तौर पर हमें नज़र आया कि एस्टेब्लिशमेंट ने गलत फैसला किया। उसने अमेरिका के साथ जाकर खड़े होकर अपनी आवाम को पैगाम दिया। आवाम ने सवाल किया कि ये जंग हमारी नहीं है, निकलो इस जंग से। वो बाज नहीं आया, यू टर्न लिया और 50-50 जो सिचुएशन थी, यानी कभी हाँ कभी ना, इसने कि एस्टेब्लिशमेंट की सियासत को ख़त्म कर दिया और फिर उसे जाना पड़ा और बात जो है उसके इस्तीफे तक पहुंच गई। तो दुनिया में वोटर अपने जहाँ पे डेमोक्रेसीज हैं वोटर का मिजाज
فوری طور پہ آپ کو بدلتا نظر آئے گا. اگر میں یہ کہوں کہ T20 سیزن آپ کو سیاست کے اندر بھی نظر آ رہا ہے تو دوستوں یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. دوستوں لیکن اگر سیاست میں غیر یقینی صورتحال بڑھ رہی ہے تو ٹیکنالوجی کی دنیا بھی کم دلچسپ نہیں. گزشتہ 2 برسوں میں مصنوعی ذہانت کو ایسے پیش کیا گیا جیسے اب انسان کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی. کہا گیا کہ ڈاکٹر، وکیل، پروگرامر، بینکر، صحافی، ٹیچر، حتیٰ کہ کسٹمر سروس کا ہر ملازم بھی جلد AI سے بدل دیا جائے گا. بڑی کمپنیوں نے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی. ہر روز ایک نیا ماڈل، ہر ہفتے ایک نئی ٹیکنالوجی اور ہر مہینے ایک نئی پیشن گوئی. میں آپ کو 2-3 اس کی بڑی ایگزامپلس دے دیتا ہوں. آپ مینچسٹر ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ کریں، اب آپ کو امیگریشن آفیسر کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ اپنا جو پاسپورٹ ہے وہ مشین کے اوپر رکھتے ہیں اور مشین فیصلہ کرتی ہے آپ کو ایکسیس دینے کا، یعنی آپ کی انٹری برطانیہ کے اندر ہوگی. دنیا کے دیگر ممالک میں بھی اس قسم کی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں. اور دوسری طرف ایران کے اوپر جب حملہ ہوا تو AI ٹیکنالوجی کا بھرپور طریقے سے استعمال کیا گیا. وہ کچھ الفاظ تھے جو پروگرام کے اندر رکھ دیے گئے اور کچھ ریکگنیشن جو کسی بھی بلڈنگ کے حوالے سے جو پہلے سے پروگرام کے اندر چیزیں سیٹ تھی انہیں AI کی مدد سے ٹارگٹ کیا گیا. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب جہاں پر بھی لفظ پولیس لکھا ہوا تھا تو AI نے ان میزائل ٹیکنالوجی جو اس میں استعمال کی جا رہی تھی اس نے جا کر ان بلڈنگز کو ہٹ کیا. اس طرح اسرائیل کامیاب ہو سکا ایران کے اندر بڑی کارروائیاں کرنے میں. لیکن دوستو سوال پھر وہی ہے کہ حقیقت بھی کیا اتنی شاندار ہے جتنی اشتہارات میں دکھائی جاتی ہے؟ دوستو جواب خود ان کمپنیوں کے تجربات میں موجود ہے. سوشل میڈیا کی بڑی کمپنی نے اپنے صارفین کی مدد کے لیے انسانی نمائندوں کی جگہ AI استعمال کیا. نتیجہ کیا نکلا کہ سائبر فراڈ کرنے والوں نے مصنوعی ذہانت کو دھوکہ دے کر ہزاروں اکاؤنٹس پر قبضہ کر لیا. ایک فضائی کمپنی کے چیٹ بورڈ نے ایسا ری فنڈ منظور کر لیا جس کی کمپنی کی پالیسی میں کوئی گنجائش موجود ہی نہیں تھی. معاملہ عدالت تک پہنچ گیا. ایک عالمی فاسٹ فوڈ کمپنی نے ڈرائیو تھرو پر AI لگا دیا. چند دن بعد ایسی ویڈیو سامنے آئی لیکن جن میں معمولی آرڈر سینکڑوں ڈالر کے آرڈر میں تبدیل ہو گئے. لوگ ہنس بھی رہے تھے لیکن کمپنیاں پریشان تھیں. دوستو یہ غلطیاں صرف سافٹ ویئر کی خامیاں نہیں، اصل حقیقت کہیں زیادہ دلچسپ ہے. موجودہ مصنوعی ذہانت سوچتی نہیں، اندازہ لگاتی ہے. یہ حقیقت اور جھوٹ کا فرق خود سے طے نہیں کرتی بلکہ صرف یہ دیکھتی ہے کہ دستیاب معلومات کی بنیاد پر سب سے زیادہ ممکنہ جواب کیا ہو سکتا ہے. اسی لیے کبھی یہ حیران کن حد تک درست جواب دیتی ہے اور اگلے ہی لمحے پوری خود اعتمادی کے ساتھ ایسی بات بھی کہہ دیتی ہے جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. دوستو اسی رجحان کو ماہرین یلو سینسیشن کہتے ہیں، یعنی مشین اعتماد کے ساتھ غلط معلومات بھی تخلیق کر دیتی ہے. اور یہی وہ حد ہے جہاں انسان ابھی بھی مشین سے آگے کھڑا آپ کو نظر آئے گا. دوستو مصنوعی ذہانت بے شک دنیا بدل رہی ہے لیکن دنیا ابھی مصنوعی ذہانت کے حوالے نہیں ہوئی. ہر حساس فیصلہ، ہر قانونی منظوری، ہر مالی لین دین اور ہر قومی سلامتی کا معاملہ اب بھی انسان کے ہاتھ میں ہے. اور اسی لیے بہت سے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ مستقبل میں کامیاب وہ شخص ہوگا جو AI کا استعمال سیکھ لے، نہ کہ وہ اس سے خوفزدہ ہو جائے. دوستو اب ذرا امریکہ کے تیسرے اور شاید سب سے حساس محاذ کی طرف چلتے ہیں. یہ محاذ ہے خفیہ اداروں کا. وہ ادارے جن کے بارے میں دنیا صرف اتنا جانتی ہے جتنا وہ خود بتانا چاہیں. لیکن اس وقت انہی اداروں کے درمیان ایسا اختلاف سامنے آیا جس نے واشنگٹن کے طاقتور حلقوں کو بھی حیران کر دیا. ٹرمپ انتظامیہ چاہتی ہے کہ امریکہ کے تمام انٹیلیجنس ادارے دنیا بھر میں موجود اپنے حساس جاسوسی اہداف، مشتبہ ایجنٹس، غیر ملکی نیٹ ورکس اور خفیہ معلومات کو ایک مرکزی نظام میں جمع کریں. بظاہر مقصد بہتر رابطہ اور تیز معلوماتی تبادلہ ہے لیکن کہانی اتنی سادہ نہیں. دوستو امریکی خفیہ اداروں کا اصول ہمیشہ سے واضح رہا، نیڈ ٹو نو، یعنی جسے جتنی معلومات درکار ہے صرف اتنی ہی دی جائے. چونکہ جاسوسی کی دنیا میں معلومات ہی سب سے بڑا ہتھیار بن جاتی ہے. انفارمیشن ہی سب کچھ ہوتی ہے اور سب سے بڑا خطرہ بھی. اگر ایک ہی جگہ ہزاروں حساس نام جمع کر دیے جائیں تو ایک معمولی سیکیورٹی خامی، برسوں کی محنت، سینکڑوں خفیہ آپریشنز، بے شمار انسانی ذرائع آپ خطرے میں ڈال سکتے ہیں. آپ نے اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے آپریشن CIA اور دیگر جو ایجنسیز ہیں وہ چلا رہی ہوتی ہیں جنہیں صرف مخصوص لوگ جانتے ہیں اور ایک ایجنسی کو دوسری ایجنسی کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہوتی. اور اگر آپ کو انفارمیشن ایکسیس کرنا چاہیں تو وہاں پہ کلاسیفائڈ لکھا ہوا آتا ہے اور ایک خاص حد تک کچھ ایجنٹس جو ہیں اس انفارمیشن کو حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اب کیا ہوگا کہ تمام انفارمیشن ایک جگہ اکٹھی کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو اسی لیے امریکہ خفیہ اداروں کے اندر اس منصوبے پر شدید تحفظات پائے جاتے ہیں. دوستو یہ اختلاف صرف تکنیکی نہیں، سیاسی بھی نہیں. کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ حساس معلومات پر زیادہ مرکزی کنٹرول طاقت میں اضافہ کرے گا، جبکہ دوسرے حلقے کہتے ہیں کہ طاقت جتنی زیادہ ہوگی ایک جگہ جمع ہوگی، خطرہ بھی اتنا ہی بڑھے گا. اور اگر اعتماد کمزور ہو جائے تو سب سے جدید انٹیلیجنس نظام بھی مؤثر نہیں رہتا.
दोस्तों अब जरा इन तीनों कहानियों को एक साथ रखकर देखते हैं। पहली कहानी हमें बताती है कि सियासी ताकत हमेशा मुस्तकिल नहीं रहती। दूसरी कहानी सिखाती है कि टेक्नोलॉजी जितनी भी ताकतवर हो जाए, इंसानी अकल और निगरानी की जगह मुकम्मल तौर पर नहीं ले सकती। और तीसरी कहानी ये याद दिलाती है कि कौमी सलामती सिर्फ जदीद निज़ामों से नहीं बल्कि इत्मीनान, एहतियात और दुरुस्त फैसलों से महफूज रहती है। दोस्तों यही आज के अमेरिका की असल तस्वीर है। एक ऐसा मुल्क जहां सदर ताकतवर है मगर अवाम की राय इससे ज़्यादा ताकतवर है, जहां मसनूई जहानत हैरानकुन रफ्तार से तरक्की कर रही है मगर अब भी इंसान की जगह लेने से बेहतर अगर आप ये कहें कि टेक्नोलॉजी काम करेगी, ये चीज़ बहुत दूर है। और जहां दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस मशीनरी भी इस सवाल का जवाब तलाश कर रही है कि मालूमात को ज़्यादा महफूज कैसे बनाया जा सके। दोस्तों अमेरिका आज भी सुपर पावर है, लेकिन सुपर पावर होने का मतलब ये नहीं कि इसके सामने सवाल ख़त्म हो गए। सियासी तकसीम बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी नई इखलाकी जो डिबेट है इसे पैदा कर रही है, कौमी सलामती के इदारे नए खतरात से निपटने की हिकमत अमली बदल रहे हैं, जबकि दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। शायद यही 21वीं सदी की सबसे बड़ी हकीकत है। ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, सिर्फ मईशत में नहीं, सिर्फ मसनूई जहानत में नहीं, बल्कि दुरुस्त फैसलों, मजबूत इदारों, अवामी इत्मीनान और बदलते हालात को समझने की सलाहियत में पोशीदा है। और यही वो इम्तिहान है जिससे इस वक्त सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया गुजर रही है। दोस्तों आखिर में ईरान अमेरिका राब्तों, बयानबाजी और खित्ते में बदलती सूरत पर एक नज़र डालेंगे। अपडेट ये है कि आज अमेरिकी नुमाइंदे ईरान से मुज़ाकरात के लिए दोहा पहुंच गए हैं, लेकिन ईरानी वफ्द का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। ट्रंप इंतजामिया मुसलसल कहती रही कि हम मुज़ाकरात के लिए दोहा जा रहे हैं, मुलाकात भी होगी और बात भी, लेकिन ईरान मुसलसल इनकार करता रहा। अमेरिकी वफ्द दोहा आकर बैठ गया लेकिन ईरान गायब है। सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिकी नुमाइंदे जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इस वक्त दारुल हुकूमत दोहा में मौजूद हैं, तहाँ वो ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त मुलाकात नहीं करेंगे बल्कि सालिसी का किरदार अदा करने वाले फ़रीक़ैन से मुलाकात करेंगे और ईरान से जारी मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस हवाले से ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान की किसी भी खलीजी मुल्क में किसी भी अमरीकी वफ्द से ना कोई मुलाकात तय है और ना मुज़ाकरात। हाँ, कल ईरानी वफ्द दोहा जाएगा और मुंजमद असासों पर कतर के साथ बातचीत करेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक ईरान अपने मुंजमद असासों के हवाले से बुध को सालिस कतर के साथ बातचीत करेगा। उन्होंने इस बात को तरदीद करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी मुलाकात की मनसूबाबंदी खलीजी रियासत में की गई जहाँ दोनों तरफ के वफूद की तवक्को थी। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को यह भी बताया कि दोहा में मुमकिन तौर पर कल होने वाली बातचीत में मफाहमत की याददाश्त की शिकों पर अमल दरामद के हवाले से बातचीत होगी, जिसमें ईरान के महदूद असासों की रिहाई से मुतल्लिक शिक भी शामिल है और ये बातचीत कतरी फ़रीक के साथ होगी। और दूसरी जानिब फ्रांसीसी रेडियो को इंटरव्यू में ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ओमान आबनाए हुर्मस पर ट्रांजिट फ़ीस की हमायत नहीं करता, तहम मैरी टाइम माहौलियात और नेविगेशन खिदमात के एवज़ रज़ाकाराना अदायगी के मामले पर बातचीत के लिए वो तैयार है। यही पहली बार हुआ कि ईरान और ओमान के दरमियान इख्तलाफात सामने आए और ओमान ने ईरान के आबना हुर्मुज़ के मामलात पर खुलकर मुखालफत की है। अमरीकी और ईरानी सदूर में बयानबाजी जारी है। सदर ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि ईरान जोहरी हथियार न रखने पर राज़ी है और ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान का रवां हफ्ते कतर में होने वाले इजलास शायद अहम साबित ये होगा और नहीं भी, यानी उन्हें खुद नहीं पता, लेकिन कोई डेवलपमेंट हो सकती है। और जवाब में ईरानी सदर मसूद पशकान ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि मफाहमत दो तरफा मामला है। अमेरिका मफाहमती याददाश्त पर अमल अगर करेगा तो हम भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। गैर माकूल शेखी अगर आप मारते रहेंगे ना और बेबुनियाद धमकियां देंगे तो इस पर हमारा मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आई एम रियली सॉरी, मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियोस रेगुलर नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा रहे हैं और ख़बरें अलग से, तज्ज़िया अलग से आपको इस चैनल के ऊपर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।